हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्ती होंगे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम ठोसों के चुंबकीय गुण पढ़ेंगे। हमने लास्ट 2 लेक्चर में ठोसों के विद्युतीय गुण कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वो 2 लेक्चर आपने नहीं देखे तो मैंने दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हो। तो बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह करनावत और आप देख रहे हो RS करनावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों देखो, ठोसों में चाहे विद्युतीय गुण हो, चाहे चुंबकीय गुण हो, चाहे रंग हो, सबके लिए कौन उत्तरदायी है? इलेक्ट्रॉन। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा तो वह पदार्थ चुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करेगा, विद्युतीय गुण भी प्रदर्शित करेगा और रंग भी प्रदर्शित करेगा। अब देखो, हम यहां पर पढ़ते हैं चुंबकीय गुण कैसे आते हैं। तो बच्चों, चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन की 2 प्रकार की गति के कारण आते हैं। देखो, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वो हो गई कक्षीय गति, और अपनी दूरी पर भी घूमती है पृथ्वी तो वो हो गई अक्षीय गति। वैसे ही इलेक्ट्रॉन की भी 2 प्रकार की गति होती है। इलेक्ट्रॉन एक तो नाभिक के चारों ओर गति करता है, उसे हम बोलते हैं कक्षीय गति, और एक अपनी दूरी पर भी घूमता है इलेक्ट्रॉन, उसे हम बोलते हैं अक्षीय गति या फिर चक्रण। तो इन 2 गतियों के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है और पदार्थ में चुंबकीय गुण आते हैं। तो देखो, पदार्थों में चुंबकीय गुण, पदार्थों में चुंबकीय गुण, ध्यान से समझना बच्चों, चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन की 2 प्रकार की गतियों के कारण आते हैं। गतियों के कारण आते हैं, ठीक है। एक तो कक्षीय गति और दूसरी अक्षीय गति, या फिर हम इसे बोल सकते हैं स्पिन, चक्रण। अब बच्चों, कक्षीय गति, ये मान लो नाभिक है, तो नाभिक के चारों ओर कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन है और ये ऐसे चक्कर लगा रहा है, ठीक है बच्चों। अब ऐसा मान लो ये नाभिक है और इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, तो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा कैसी होगी? इसके लंबवत होगी। तो चुंबकीय आघूर्ण किधर होगा? ऐसे। ये म्यू की डायरेक्शन है ना, चुंबकीय आघूर्ण को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों, चक्रण का मतलब, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। देखो, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये मान लो नाभिक है तो इसके चारों ओर गति करता है, तो ये तो हो गई कक्षीय गति, और अपनी दूरी पर भी घूमता है ऐसे, इसे हम बोलते हैं चक्रण। तो ये इलेक्ट्रॉन है और यह अपनी धुरी पर घूम रहा है, ठीक है ना, इस टाइप से घूम रहा है। तो चुंबकीय आघूर्ण किधर होगा? ऊपर की ओर, तो ये म्यू, ठीक है ना। यहां पर तो देखो, यह नाभिक के चारों ओर घूम रहा है और यहां पर अपनी दूरी पर भी घूम रहा है ऐसे, ठीक है ना। तो चुंबकीय आघूर्ण होगा ऊपर की ओर, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा ये होगी। तो बच्चों, इन 2 गतियों के कारण पदार्थों में चुंबकीय गुण आते हैं। अब चुंबकीय गुण के आधार पर हम ठोसों का वर्गीकरण करेंगे। पहले देखो, चुंबकीय आघूर्ण पदार्थ का निकालते कैसे हैं उसके लिए थोड़ा सा बता देता हूं। तो बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू रूट एन प्लस 2 बोर मैग्नेटोन। तो ये बोर मैग्नेटोन तो चुंबकीय आघूर्ण की इकाई है, और यहां पर जो स्मॉल n दिखाई दे रहा है वो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 1-2 एग्जांपल करवा देता हूं। वैसे मैं देखो, यहां से क्वेश्चन तो जो अपना चैप्टर डी और एफ ब्लॉक है ना उसमें बनता है, लेकिन यहां पर भी देख लो, क्योंकि चुंबकीय गुण की बात हो गई तो हम ये भी कर लेते हैं। तो बच्चों, मान लो हमें Fe2+ में का चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, ठीक है। Fe2+ को हम फेरस आयन बोलते हैं, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो, तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन 3d6 4s2, ठीक है ना। अब देखो, D में हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? D में 5 कक्षक होते हैं, D उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, ठीक है। अधिकतम हम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और S उपकोष में 1 कक्षक होता है, अधिकतम हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो देखो, यहां पर आर्गन तक तो हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहां तक तो पूरे के पूरे कक्षक भरे हुए हैं। अब देखो, डी में है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल करो आप, तो 1 2 3 4 5
और ये 6, ठीक है ना। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये, ध्यान देना बच्चों। और एस में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ये लो। अब बच्चों हमें पूछा है Fe2+ के बारे में, तो Fe2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो हम बाहर वाली कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो S खाली हो गया ना। अब बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, तो देख लो यहां पर Fe2+ बन गया ना, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए तो ये Fe2+ बन गया, यानी कि ये S2 नहीं रहेगा। अब देख लो इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें बच्चों देखो कितने इलेक्ट्रॉन है अयुग्मित, 4 है ना, तो n का मान 4 हो गया, ठीक है ना। तो देखो n की वैल्यू 4 और 4 + 2 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है बच्चों। तो म्यू इजिकल टू ये देखो 6, यानी कि √24 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से हम चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। आ गई बात समझ में बच्चों। अब देखो चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोस होते हैं 5 प्रकार के, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय। तो बच्चों इनको एक एक करके पढ़ेंगे। चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। तो देखो फर्स्ट है अनुचुंबकीय पदार्थ, सेकंड है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, थर्ड है लोह चुंबकीय पदार्थ, फोर्थ है प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, और फिफ्थ है फेरी चुंबकीय पदार्थ। तो बच्चों अब देखो फर्स्ट अनुचुंबकीय पदार्थ स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से समझना। तो देखो अनुचुंबकीय का मतलब है चुंबकीय गुण होंगे, ध्यान से समझना बच्चों। अनुचुंबकीय का मतलब है कि ऐसे पदार्थ में चुंबकीय गुण होंगे। कहने का मतलब चुंबकीय गुण कब होंगे, अगर पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इसका मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, यानी कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, ठीक है बच्चों। तो अनुचुंबकीय पदार्थ का मतलब वे पदार्थ अनुचुंबकीय होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इन्हें आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी तो बोल सकते हो, अकेला इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। अब देखो इसके बारे में लिखेंगे कैसे बच्चों, ध्यान से समझना। तो ये मान लो हमारे पास कोई अनुचुंबकीय पदार्थ है, ये हमारे पास कोई अनुचुंबकीय पदार्थ है, चलो इसके बारे में लिख देता हूं मैं कि ये क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। ध्यान से समझना बच्चों, ये जो बात है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और हमने चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, तो चुंबकीय क्षेत्र का मतलब एन पोल और एस पोल, ठीक है। तो हमने चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। अब बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है कि चुंबकीय बल रेखाएं होती है ना, वो एन से निकलती है और एस में जाती है। ये बात आप जानते हो कि चुंबकीय बल रेखाएं है वो एन से निकल करके एस में जाती है। अब बच्चों ये पदार्थ कौन सा है, ये पदार्थ कौन सा है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। कहने का मतलब इस पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, कहने का मतलब इस पदार्थ में चुंबकीय गुण भी होंगे, कहने का मतलब जिस पदार्थ में चुंबकीय गुण होते हैं ना, वो चुंबकीय बल रेखाओं को अपने अंदर से जाने देता है। तो यह पदार्थ क्या करेगा, जो चुंबकीय बल रेखा यहां से जा रही थी ना, तो यह पदार्थ उसको बोलेगा कि भाई मेरे अंदर भी चुंबकीय गुण है, तो तू वहां से मत जा, मेरे अंदर से जा, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। आ गई बात समझ में, यहां से जाएगी तो उसको यह बोलेगा कि मेरे अंदर से निकल, ठीक है बच्चों। तो देखो
यहां से जो जा रही है उसको बोलेगा कि मेरे अंदर से निकलना है। ठीक है, ऐसे आ गई ना बात समझ में। तो बच्चों आपने क्या देखा, चुंबकीय बल रेखाओं का मतलब चुंबकीय क्षेत्र। तो इस पदार्थ ने चुंबकीय क्षेत्र को अपनी ओर आकर्षित किया है ना, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं सीधी निकल रही थी। देखो चुंबकीय बल रेखाएं थी वो सीधी निकल रही थी, तो इस पदार्थ में चुंबकीय गुण होने के कारण चुंबकीय बल रेखाएं इसके अंदर से गई। ठीक है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, वे चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखो चाहे ये चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर खींचे, चाहे चुंबकीय बल रेखाएं इसको अपनी ओर खींचे, बात तो एक ही है। क्योंकि देखो अगर आप अनुचुंबकीय पदार्थ को यहां पर रख दोगे ना तो वो यहां से बीच में आ जाएगा, क्योंकि उसमें चुंबकीय गुण है, वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होगा। आ गई बात समझ में। ठीक है ना, तो यहां से जो चुंबकीय बल रेखाएं जा रही थी ना, ये पदार्थ उसको अपने अंदर से जाने देगा, यानी कि उनको अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि इस पदार्थ के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इस पदार्थ के पास चुंबकीय गुण है। ठीक है बच्चों, तो आप अनुचुंबकीय पदार्थ को क्या बोलोगे कि ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो चुंबकीय क्षेत्र को अपनी ओर या फिर चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं और जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उन्हें हम अनुचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। और उनके इस गुण को ध्यान रखना, कभी ये भी आ जाता है कभी कभार, उनके इस गुण को हम अनुचुंबकत्व बोलते हैं, उनके इस गुण को अनुचुंबकत्व बोलते हैं। और बच्चों इसके एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, है ना, Cu2+ भी है, Fe3+ भी है ना, क्यूप्रिक और फेरिक आयन, है ना, एक्सेट्रा। तो ये अनुचुंबकीय पदार्थों के एग्जाम्पल है और इनके इस गुण को हम अनुचुंबकत्व कहते हैं। आ गई बात समझ में बच्चों। अब देखो हम दूसरा करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो देखो इसका जस्ट उल्टा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है ना, तो ध्यान से समझना। तो देखो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जिनमें चुंबकीय गुण नहीं होता, चुंबकीय गुण नहीं होता है। ठीक है, इनमें चुंबकीय गुण नहीं है, इसका मतलब इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होता है। अब बच्चों क्या होगा, देखो मान लो ये हमारा कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ध्यान से समझना, और इस पर हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया, कहने का मतलब N पोल और S पोल लगा दिया। अब आपको पता है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो N से निकल करके S के पास जाती है। अब देखो इस पदार्थ के पास चुंबकीय गुण नहीं है, इसलिए यह चुंबकीय रेखाओं को अपने अंदर से जाने नहीं देगा। जिसमें चुंबकीय गुण होते हैं ना, जिनका कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है या फिर जिनमें चुंबकीय गुण होता है, वो ही पदार्थ अपने अंदर से चुंबकीय रेखाओं को जाने देता है। तो यह पदार्थ अपने अंदर से नहीं जाने देगा ना, क्योंकि इसके पास चुंबकीय गुण नहीं है। तो यहां से जो बल रेखाएं जाएगी ना, देखो यहां से जो बल रेखाएं जाएगी, तो यह पदार्थ उसको अपने अंदर से नहीं जाने देगा, ऐसे। ठीक है ना, इस टाइप से यह पदार्थ अपने अंदर से नहीं जाने देगा, यहां से जाएगी तो उसको दूर धकेलेगा, क्योंकि इसके पास चुंबकीय गुण नहीं है। तो इस बार क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित हुआ ना बच्चों, भी अपने अंदर से नहीं जाने दे रहा है, इनको दूर भगा रहा है, इसका मतलब प्रतिकर्षण हुआ। तो वे पदार्थ प्रतिचुंबकीय होते हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, और जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, उन्हें हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। और उनके इस गुण को हम बोलते हैं प्रतिचुंबकत्व। क्या बोलते हैं इस गुण को? प्रतिचुंबकत्व बोलते हैं। और बच्चों इसका एग्जाम्पल है H2O, मान लो NaCl, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा और बेंजीन हो जाएगी, एटसेट्रा। तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम लोह चुंबकीय स्टार्ट करते हैं।
तो बच्चों अपना थर्ड है लोह चुंबकीय पदार्थ। तो इसको ध्यान से समझना, इसके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो देखो थर्ड है अपना लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ। तो पहले आप इसके एग्जाम्पल देखो, तो इसका एग्जाम्पल आयरन, कोबाल्ट, निकल एटसेट्रा, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब बच्चों मान लो हम कोई आयरन की वस्तु मानते, ध्यान से समझना इसको। मान लो ये हमारे पास कोई आयरन की वस्तु है, आयरन का ऑब्जेक्ट है मान लो, ठीक है ना, लोहे की वस्तु है। तो यह किससे मिलकर के बनी हुई है? अवयवी कणों से। किससे? अवयवी कणों से। और धात्विक ठोस है तो अवयवी कण क्या है? धातु आयन। क्या है? धातु आयन। कहने का मतलब आयरन के आयन, कहने का मतलब आयरन के परमाणु मान लो ना, ठीक है। तो यह लोहे की वस्तु है, तो यह किससे मिलकर के बनी हुई है? लोहे से मिलकर, यानी कि लोहे के आयनों या फिर लोहे के परमाणुओं से ही तो मिलकर के बनी हुई है, ठीक है। तो धात्विक आयन यानी कि लोहे के आयनों से यह मिलकर के बनी हुई है। ध्यान से समझना बच्चों। अब बच्चों देखो आयरन के पास, देखो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d6 4s2, अभी भी मैंने बताया था। तो 3d6 का मतलब, तो देखो d में 5 कक्षक होते हैं ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन फील करो, ये लो, और s का मतलब ये लो। तो हर एक आयरन के पास, ध्यान से समझना, हर एक आयरन के पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन है। हर एक आयरन के पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। और जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है उसमें चुंबकीय गुण होते हैं। तो आप बोल सकते हो ना कि इसमें हर एक धातु आयन, क्योंकि हर एक धातु आयन के पास इलेक्ट्रॉन है अयुग्मित, तो हर एक धातु आयन आपका क्या होगा? चुंबक होगा कि नहीं होगा? जिसे हम स्मॉल चुंबक बोल सकते हैं, छोटा चुंबक। क्यों? क्योंकि देखो यह लोहे की वस्तु है, लोहे से बनी हुई है, मतलब आयरन के आयनों से बनी हुई है। आगे बात समझ में, हर एक आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हर एक धातु आयन चुंबकीय होगा। एक बात समझ गए ना कि हर एक धातु आयन क्या होगा? चुंबकीय होगा, क्योंकि सबके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब हर एक धातु आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों इतनी बात तो समझ गए। अब देखो इसका दूसरा पार्ट, ठीक है ना। अब देखो ये अपने लोहे की वस्तु है, आयरन का ऑब्जेक्ट है। तो इसमें जो आयरन के परमाणु या फिर आयरन के धातु आयन है, उनके पास हर एक के पास क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी कि हर एक छोटा चुंबक है। अब बच्चों ये जो धातु आयन होते हैं ना, ये छोटे छोटे समूहों में रहते हैं। किस में रहते हैं? छोटे छोटे समूहों में। इन समूहों को हम डोमेन बोलते हैं। तो इसके जो धातु आयन है ना, ये छोटे छोटे समूहों में रहते हैं ऐसे, ठीक है बच्चों, इस टाइप से ये छोटे छोटे समूहों में रहते हैं ऐसे, ये छोटे छोटे समूहों में रहते हैं। इन समूहों को हम क्या बोलते हैं? डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। अब बच्चों जो मैंने एरो लगाया है ना, क्योंकि हर एक आयन चुंबकीय है तो उसके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होगी ना, तो ये एरो चुंबकीय आघूर्ण को बता रहे हैं कि इस डोमेन की चुंबकीय आघूर्ण की दिशा इधर है, इसकी इधर है, इसकी इधर है और इसकी इधर है। आगे बात समझ में। तो ये जो धातु परमाणु है या धातु आयन है, वो छोटे छोटे समूहों में रहते हैं। इन समूहों को हम डोमेन बोलते हैं। आ गई बात समझ में। अब बच्चों ये डोमेन इस प्रकार विन्यासित होते हैं। देखो इसके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा इस साइड है, इसके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा इस साइड है, तो दोनों नेगलेक्ट हो गए, कट गए। तो चुंबकीय आघूर्ण कितना बना? 0। इसके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा ऐसे है, इसके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा ऐसे, तो इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कितना है? 0। आ गई बात समझ में। तो बच्चों ये ना विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, मतलब हमने चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया है अभी, तो ये डोमेन इस प्रकार विन्यासित होते हैं कि इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कितना आता है? परिणामी चुंबकीय आघूर्ण 0 आता है, ठीक है। अब बच्चों अगर हम इस पर चुंबकीय क्षेत्र लगा देंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब
N और S पोल। अगर हम इस पर चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं तो इसके सारे डोमेन एक ही दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। इसके सारे डोमेन एक ही दिशा में हो जाएंगे, कहने का मतलब ऐसे हो जाएंगे। इसके सारे डोमेन एक ही दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। तो ये एक ही दिशा में अभिविन्यासित हो गए तो बच्चों इनका चुंबकीय आघूर्ण अब जुड़ेगा ना, करने का मतलब ये बहुत ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि सारे के सारे किधर हो गए, एक ही दिशा में विन्यासित हो गए। तो अब इनका चुंबकीय आघूर्ण जुड़ेगा, इसका मतलब बहुत ज्यादा प्रदर्शित होगा। और बच्चों जब हम चुंबकीय क्षेत्र हटा देते हैं तब भी इन डोमेन्स की जो व्यवस्था है वो ऐसी की ऐसी रहेगी, मतलब चेंज नहीं होगी। कहने का मतलब ये क्या बन जाते हैं, स्थायी चुंबक। अगर डोमेन ऐसे रहेंगे तो इनका चुंबकीय आघूर्ण होगा, इसका मतलब ये क्या बन गए, स्थायी चुंबक। ठीक है बच्चों, आ गई बात समझ में। अब देखो इनके एग्जाम्पल है, तो लोह चुंबकीय पदार्थों के एग्जाम्पल एक तो अपना, अच्छा एग्जाम्पल तो देखो मैंने पहले ही बता दिए, तो ये एग्जाम्पल है इनके। ठीक है बच्चों, अब देखो अपना नेक्स्ट आता है प्रतिलोह चुंबकीय। तो देखो, तो बच्चों प्रतिलोह चुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जिनमें डोमेन व्यवस्था, तो ध्यान देना, डोमेन व्यवस्था तो लोह चुंबकीय पदार्थों के जैसी ही होती है। भाई पहले कैसे थी लोह चुंबकीय पदार्थों में, एक दूसरे के विपरीत थी, मतलब चुंबकीय आघूर्ण 0 था। ठीक है, जब हम इन पर चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो ये एक दूसरे के तुरंत क्या हो जाते हैं, एंटी हो जाते हैं। एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, एंटी। ठीक है, देखो पहले व्यवस्था कैसे थी, पहले तो व्यवस्था ये थी, एक दूसरे के जस्ट एंटी नहीं थे ये। देखो प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ में जो डोमेन की व्यवस्था होती है ना, वो लोह चुंबकीय पदार्थों के जैसी ही होती है। कहने का मतलब कुछ मान लो ऐसे हैं, कुछ मान लो ऐसे हैं, कुछ मान लो ऐसे हैं, कुछ मान लो ऐसे हैं। ठीक है, कुछ मान लो ऐसे हैं, है ना, कुछ मान लो ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं। ठीक है, ठीक है, तो पहले तो ये व्यवस्था होती है, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों की जो व्यवस्था है वो लोह चुंबकीय के जैसी होती है। तो पहले भी जो चुंबकीय आघूर्ण है वो कितना होता है, 0, जैसा कि लोह चुंबकीय पदार्थों का होता है। लेकिन जब हम इस पर चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं ना, तो ये जस्ट एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। मतलब अब भी क्या हुआ, चुंबकीय आघूर्ण कितना हो गया, 0। ठीक है बच्चों, पहले तो देखो ये एक अच्छी तरह से विन्यासित नहीं थे, लेकिन चुंबकीय आघूर्ण 0 था। लेकिन जैसे ही हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया ना, जैसे ही हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो ये जस्ट एक दूसरे के क्या हो गए, उल्टे हो गए। मतलब चुंबकीय आघूर्ण तो अभी भी इनका क्या आएगा, 0 आएगा। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है मैग्नीज ऑक्साइड। बच्चों याद रखना ऐसा कैसा, इसका एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, अब देखो अपना नेक्स्ट आता है फेरी चुंबकीय। ध्यान से समझना, नेक्स्ट अपना जो पदार्थ आता है वो है फेरी चुंबकीय पदार्थ। और फेरी चुंबकीय पदार्थ में भी क्या होता है, जो डोमेन व्यवस्था होती है वो लोह चुंबकीय पदार्थों के जैसी होती है। कहने का मतलब इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है ना, लोह चुंबकीय पदार्थों की जैसी डोमेन व्यवस्था होती है। लेकिन जब हम इस पर चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तब क्या होता है, ये एक दूसरे के एंटी, मतलब पूरे एंटी नहीं होंगे। ठीक है ना, एक दूसरे के पूरे एंटी नहीं होंगे। जैसे इसका चुंबकीय आघूर्ण इसने निरस्त कर दिया, इसका चुंबकीय आघूर्ण इसने निरस्त कर दिया, लेकिन इसका चुंबकीय आघूर्ण रह गया ना। कहने का मतलब इनका चुंबकीय आघूर्ण जो है वो 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन आएगा बहुत कम। तो इनका चुंबकीय आघूर्ण जो है वो अनुचुंबकीय पदार्थों से कम होता है। ठीक है ना भाई, देखो ये भी तो क्वेश्चन बनता है कि अनुचुंबकीय का मतलब चुंबकीय गुण उपस्थित है, तो फिर लोह चुंबकीय क्यों बनाया गया।
तो लोह चुंबकीय में चुंबकीय गुण बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अनुचुंबकीय से अलग कर दिया। अब देखो इसमें भी कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण है फेरी चुंबकीय में, तो फिर इसको अनुचुंबकीय क्यों नहीं रखा गया? तो बच्चों फेरी चुंबकीय में तो अनुचुंबकीय से बहुत कम चुंबकीय आघूर्ण होता है, जबकि लोह चुंबकीय में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इन दोनों को इनसे अलग कर दिया, अनुचुंबकीय से अलग कर दिया। ठीक है ना, कि भाई फेरी चुंबकीय में आएगा तो चुंबकीय आघूर्ण का मान बहुत कम, ठीक है ना, मतलब कुछ ना कुछ आएगा लेकिन आएगा बहुत कम, इसलिए इनको अनुचुंबकीय नहीं रखा गया है। ठीक है, और प्रतिलोह चुंबकीय में 0 हो जाएगा, जस्ट जो डोमेन है वो एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे, लेकिन फेरी चुंबकीय में कुछ ना कुछ मान आएगा। आ गई बच्चों बात समझ में? तो बच्चों अगर आप लेक्चर समझ गए हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियोज के लगातार नोटिफिकेशन आपको मिल सके।